हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एम्पियर के नियम के ऊपर। अब से वीडियो जो है रेगुलरली आने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जिसके कारण रेगुलरली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एम्पियर के नियम के ऊपर। एम्पियर का नियम हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर एम्पियर का नियम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो वो आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन अगर इसके अनुप्रयोग आ गए, अब इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसके कुछ फैक्टर होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। 2 अनुप्रयोगों को हम यहाँ पर पढ़ लेंगे और शायद होते नहीं हैं, 2 ही होते हैं। 1-2 और होंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको कवर करा दूंगा। तो जो एम्पियर के नियम होते हैं ना, उसके अनुप्रयोग आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं और वो 3 से 4 नंबर के आराम से आ जाएंगे आपके। अगर प्रश्न में पूछे गए तो 3 से 4 नंबर के, और अगर एम्पियर का नियम पूछा गया तो 2 नंबर में। ठीक है, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कहीं ना कहीं आगे चल के आपके यूज़ में आ ही जाएगा। तो आप इस दृष्टि से मत पढ़ा कीजिए कि एग्ज़ाम में आएगा या नहीं। अरे भाई, एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आगे चल के नीट में आ जाएगा, JEE में आ जाएगा। अभी हम हवा में उड़ा देते हैं, बाद में हमें खुद ही को भुगतना पड़ता है। तो अच्छा है कि हम शुरू से ही तैयारी करके चलें। ठीक है, सबसे पहले हम ये, अब बहुत सारे बच्चे नए होंगे उनको मैं बता दूं कि ये क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है और उसका आई थिंक लेक्चर नंबर 6 या 7 है। 7 होगा आई थिंक। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 है ये क्लास 12 फिजिक्स का जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और जो टॉपिक है आज का वो है एम्पियर का नियम। अब सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि एम्पियर का नियम होता क्या है। पहले किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले उसकी लिमिटेशंस के बारे में जान लेना चाहिए, है ना। किसी भी पहलवान से अगर लड़ना चाहते हो तो उसकी पहले ताकत के बारे में जान लो, वरना क्या पता आपका हलवा बना के चला जाए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एम्पियर के नियम की बात करूँ तो निर्वात या वायु में किसी बंद पथ से, बस इतनी ही हैं इसकी लिमिटेशंस। थोड़ा सा कलर ये लेते हैं। निर्वात या वायु में किसी बंद पथ से, निर्वात या वायु आप सभी जानते होंगे माध्यम होता है। माध्यम किसे कहते हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पर हो तो ये जो माध्यम है आपके चारों तरफ का, ये कौन सा माध्यम है, ये वायु वाला माध्यम है। क्यों, आपके पास आपके अड़ोस पड़ोस अगर आप देखोगे, बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, थोड़ी बहुत साइंस में पढ़ी है तो नॉर्मली ये सबको पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी तमाम गैसें आपके चारों ओर हैं। आपने सांस ली तो ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया, है ना। तो ये एक माध्यम है। इसके अलावा पानी, वो भी एक माध्यम है, मीडियम है। तो इसी तरीके से मीडियम होते हैं। और जो एम्पियर का नियम है वो किस मीडियम में लगता है, वो या तो निर्वात में लगेगा या वायु में लगेगा। बस थोड़ा सा समझ जाना, मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन पॉइंट है ये, किसी बंद पथ में, किसी बंद पथ का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी सर्किट है वो बिल्कुल क्लोज्ड है। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हटा के। ओके, तो इस तरीके से कोई भी हमारे पास सर्किट है वो बिल्कुल क्लोज्ड होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, लीकेज नहीं होना चाहिए कहीं से भी, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। तो वहाँ पर जो एम्पियर का नियम लगता है। अब निर्वात या वायु में किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग से होता है। एक और फैक्टर आपको यहाँ पर समझना होगा, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चलिए इसको समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, डाल लो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के भी आपके काम आने वाली है। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब देखो, हम किसी भी चीज़ का अगर रेखा समाकलन कर रहे हैं, इसका मतलब है उसकी जो भी लंबाई है, एकांक लंबाई क्यों ना हो, उसके साथ उसका गुणा करके उसका समाकलन निकाल रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन से ये आशय होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम नॉर्मली बी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई की, मान लो DL लंबाई है, एकांक लंबाई है, इसके अनुदिश समाकलन, ये क्या कहलाता है, अपना चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, समाकलन किया तो किया, इसके साथ समाकलन में मैंने ये वाला चिन्ह क्यों लगाया, ये जब भी नॉर्मली हम समाकलन को इस तरीके से दर्शाते हैं,
और समाकलन में अगर इस तरीके से कोई गोल घेरा लगा हो, इसका मतलब ये होता है कि वो समाकलन किसी बंद पृष्ठ के लिए है। और एम्पियर का नियम मैंने अभी आपको बताया, ये किसी बंद पथ पर ही अप्लाई होता है, वो बंद होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, है ना, तो उसके लिए जो है अप्लाई होता है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है, ये होता है। समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लो मेरे भाई, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र को उसकी एकांक लंबाई से गुणा कर देते हैं और उसका समाकलन निकालते हैं, तो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब जैसे कि आपका नाम है, आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, रवि, सभी, श्याम, व्याम, जो भी है, तो इसमें ऐसा तो प्रश्न नहीं है कि आपका नाम ये क्यों है, आपकी आवश्यकता पड़ती है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि कल्लू का बेटा, राम का बेटा, श्याम का बेटा ऐसा कह के बुलाएं। आपका एक कोई पर्टिकुलर नाम होता है जिस नाम से आपके दोस्त आपको बुलाते हैं। हालांकि दोस्त तो कभी नाम से नहीं बुलाते, लेकिन हाँ, आपका नाम तो होगा ही ना कुछ तो होगा। ठीक उसी तरीके से जब चुंबकीय क्षेत्र को डीएल यानी एकांक लंबाई से मल्टीप्लाई करके समाकलन निकाला जाता है, तो उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। बस इतना याद रखना, आगे चल के सब कुछ मैं बता दूंगा। एक और फैक्टर आपको यहाँ पर समझना है, वो मैं भी आपको बता दूंगा, पहले इधर आ जाओ। बंद वक्र से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर होता है? बंद वक्र से गुजरने वाली विद्युत धाराओं की। अभी बंद वक्र मैंने क्या बताया अभी आपको? बंद वक्र वो होता है जो पूरी तरीके से क्लोज्ड होता है, कुछ इस तरीके से। तो इससे जितनी भी विद्युत धाराएं निकल रही हैं, I1, I2, I3, I4, उन सभी का अगर आप बीजगणितीय योग निकालते हो तो इक्वल होता है। बीजगणितीय योग निकालते हो तो उसका म्यू नॉट गुना इक्वल होता है इसके। अभी समझ में नहीं आ रहा, चिंता मत करो। इससे मान लीजिए I1 विद्युत धारा निकल रही है, यहाँ से I2 विद्युत धारा निकल रही है, यहाँ से I3 विद्युत धारा निकल रही है, यहाँ से I4 विद्युत धारा निकल रही है। अब मुझे I1 से कुछ लेना देना नहीं है, I2 से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है संपूर्ण पृष्ठ से। I1 निकल रही है, I2 निकल रही है, मायने नहीं रखता, टोटल कितनी निकल रही है हमें तो वो देखना है। तो टोटल कितनी है इसमें? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। जैसे समझ लीजिए कुंभ का मेला लग रहा है, तो कुंभ के मेले में इतने सारे व्यक्ति होते हैं, तो हर व्यक्ति के नाम से हमें कुछ मतलब नहीं लगना, हमें तो आंकड़े निकालने हैं कि टोटल कितने आदमी हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ से I1 विद्युत धारा जा रही है, I2 विद्युत जा रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है, तो इनका टोटल कर दो आप। अब बार बार ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि I1 प्लस I2 प्लस I3, तो उसको डायरेक्ट हम दर्शा देते हैं सिग्मा आई से। किससे दर्शा देते हैं? सिग्मा आई से। सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि टोटल जितनी भी पृष्ठ के अंदर विद्युत धारा है, टोटल को जोड़ दो। आधा अधूरा समझ में आएगा, धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो बंद वक्र से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखो, किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन ये होता है, मैंने अभी आपको बताया, बराबर है किसके? बंद वक्र से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग को सिग्मा आई से दर्शाते हैं, का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना किसी भी चीज़ का गुना होना, यानी कि उसमें उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसका उतना गुना निकल आएगा। जैसे 4 गुना निकालना है तो 4 से गुणा कर दो, 8 गुना निकालना है तो 8 से गुणा कर दो। ABCD पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए अब। ठीक है, तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। तो ये हमारा क्या होता है? एम्पियर का नियम होता है। इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है, सब में नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। तो एम्पियर का नियम क्या कहता है? निर्वात या वायु में किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। अब मस्त बात आती है पढ़ने वाली। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा? बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर। जब भी हमें किसी भी चीज़ का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? जैसे A वेक्टर डॉट B वेक्टर है, A वेक्टर डॉट क्रॉस B वेक्टर है। तो मैंने आपको क्या बताया था? जब भी इस तरीके से होता है तो आता है AB साइन थीटा।
बताया था कि नहीं? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ए बी साइन थीटा को आप ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो और ए क्रॉस बी को आप ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो। ठीक इसी तरीके से ए डॉट बी को आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो और ए बी कॉस थीटा को आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस आता है यहाँ पर और यहाँ पर डॉट आता है। जब आप सदिश को पढ़ोगे, जैसे हम वेक्टर बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि अगर आप आगे चल के आपका कोई भी प्लान है नीट वगैरह को करने का, तो इनको अभी क्लियर कर लो, वरना बाद में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो ये अपना एम्पियर का नियम हो गया, इसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है क्वेश्चन करने की। क्या करने की? क्वेश्चन करने की। धीरे धीरे आप पूरे टॉपिक को समझ जाओगे। देखो, हमारे पास दो अनुप्रयोग नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब दो अनुप्रयोग होते क्या हैं पहले मैं उनको बता देता हूँ। पहले अनुप्रयोग के अंदर हम क्या करते हैं, ये पेन है। आज तक कभी मैंने आपको पेन नहीं बताया है इसको, मैं हमेशा कहता हूँ इसको एक तार मानो। तो ये मान लीजिए एक तार है, इससे आर दूरी पर, इस तरीके से इससे आर दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है। उस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी ज्ञात करके बताओ। ठीक है, ऐसे कोई एक अनंत लंबाई वाला तार है, मान लो अनंत लंबाई वाला तार है, मतलब वाले तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। ठीक है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी? तो अनंत लंबाई की तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी? चलो भैया, जैसा कि हमें तार बनाना था इस तरीके से तार बना दिया। अब इससे आर दूरी पर इस तरीके से हमने कोई बिंदु P लेना था, तो हमने ये बिंदु P ले लिया। अब इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना क्या होगी, और ये हमें किस नियम से बताना है? ये हमें बताना है एम्पियर के नियम से। तो कुछ फैक्टर हैं जो कि आपको समझने होंगे। पहली बात तो ये कि अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है किसी तार के कारण, तो वह कभी उत्पन्न नहीं होगा। यानी तार के अंदर जब तक करंट प्रवाहित नहीं होगा, आवेश प्रवाहित नहीं होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। तो मुझे क्या करना है, इस तार के अंदर आवेश का प्रवाह कर देना है। तो इसके अंदर I विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब इससे आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र हमें पता नहीं है कितना होगा, I विद्युत धारा बह रही है, तो हम मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर B है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। अब बात आती है यहाँ पर कि एम्पियर का नियम हम यहाँ पर लगा रहे हैं। एम्पियर का नियम हमसे क्या कहता है कि निर्वात या वायु के अंदर किसी बंद पथ पर किसी क्लोज सिस्टम पर, ये इसकी सीमा है, किसी क्लोज सिस्टम पर, यहाँ पर आपको कोई क्लोज सिस्टम दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर हमें एक बंद चीज़ बनानी होगी, बंद परपथ। तो मैं यहाँ पर एक बंद परपथ ड्रॉ करता हूँ। लो, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बंद परपथ भी ड्रॉ कर लिया। तो अब ये पूरी तरीके से क्लोज्ड सिस्टम हो गया अपना। ठीक है, पूरी तरीके से क्लोज सिस्टम हो गया। अब हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की मान ज्ञात करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, और सदिश राशि है तो हर बार की तरह उसकी दिशा भी होगी। दिशा ज्ञात करने का, देखो वैसे तो मैंने आपको फंडा बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड था। एक और फंडा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ज्ञात करने का सिंपल सी बात है, अंगूठे को उस दिशा में करें आप, पहले तो सीधा हाथ लें। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा सर सीधा हाथ कौन सा होता है। देखो, आप जब से हुए हो तब से भोजन करते आ रहे हो। अगर आप भोजन करते आ रहे हो और आपकी माँ ने आज तक आपको टोका नहीं है, पीटा नहीं है अपने हाथ को लेकर, तो समझ जाओ कि आप सही हाथ से रोटी खाते हो। और एक दो बार आपकी ठुकाई बुल चुकी है कि बेटा सीधे हाथ से खाया कर, इसका मतलब है कि आप उल्टे हाथ से खाते हो। तो जिस हाथ से आप खाते हो उस हाथ को लो, इस हाथ को, और जिनकी ठुकाई बुल चुकी है वो उस हाथ को ले जिससे वो खाते नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर। देखो, खाना, जिनकी पिटाई बुल चुकी है वो उस हाथ को ले जिससे वो खाना नहीं खाते, जिससे वो खाना खाते नहीं है। और जिनकी पिटाई नहीं बुली है या जिन पर डांट भी नहीं पड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ है, वो उस हाथ को ले जिससे वो खाना खाते हैं। तो हमारा हाथ तो ये है, क्योंकि हम उल्टे हाथ से लिखते हैं, तो ये हमारा सीधा हाथ है। सीधे हाथ के अंगूठा को उस दिशा में कीजिए जिस दर विद्युत धारा है, उंगलियों को उस दिशा में गिरफ्त कीजिए जिस बिंदु पर आपको P निकालना है, और आपकी हथेली बता देगी आपको
कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। ठीक है, जैसे कि अब आप देखोगे तो विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर, तो अंगूठा किधर कर दिया मैंने, ऊपर की ओर। अच्छा, बिंदु P किधर स्थित है, बिंदु P इस डायरेक्शन में स्थित है, तो मैंने इधर अपनी हाथ की उंगलियों को कर दिया। हथेली किस तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, यानी कि वो आपकी ओर जाना चाहती है। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, आपकी ओर होगा, आपकी ओर होगा यानी कि ऊपर की ओर होगा। चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा। ठीक है, बिंदु P स्थित है तो इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर होगा, तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बंद पृष्ठ भी लिया है, तो यहीं पर मान लीजिए हमने उसकी DL लंबाई ले ली। क्या ले ली, DL लंबाई भी ले ली। अब लगभग हमने सारे फंडे क्लियर कर लिए, अब जो है सूत्र लगाना है, तो सूत्र लगा देते हैं फिर। ठीक है, सूत्र लगा देते हैं फिर। सूत्र क्या होता है एम्पियर के नियम का, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बराबर होता है किसी बंद पथ के अंदर बहने वाली कुछ धाराओं के बीजगणितीय योग के म्यू नॉट गुना। ठीक है, इसी के इक्वल होता है। अब देखते चलो, समाकलन है तो समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र अपना कितना है, पहले तो इसको डिवाइड करो, बी वेक्टर डॉट DL वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है VDL cos थीटा, अभी मैंने आपको बताया, बराबर म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई। ठीक है, इतना याद रखो बस। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसका समाकलन करना है। बहुत सारे बच्चों को तो समाकलन के बारे में पता ही नहीं होगा, क्या होता है कैसे होता है। यहाँ के लिए आप इतना समझ लो, समाकलन एक छोटी सी चीज़ को खोल देता है, बड़ी बना देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, ये जो हमने बिल्कुल पूरी तरीके से बंद परपथ लिया है, ये गोल लिया है, ठीक है, तो इसकी छोटी सी लंबाई है DL, इसका समाकलन करेंगे तो ये पूरी लंबाई निकल आएगी, ये पूरी लंबाई जो है तार की है। बस इतना याद रखना, समाकलन का काम है छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देना, जैसे औरतें करती हैं बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र है B, इस B को बाहर निकाल लो। B को बाहर क्यों निकाल लिया, क्योंकि B अपना चुंबकीय क्षेत्र है और इसका समाकलन क्या होगा, B ही होगा। मल्टीप्लाई में रह गया अपना DL इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्या कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और DL यानी कि छोटी सी लंबाई, एकांक लंबाई, इनके बीच में एंगल। थीटा क्या होता है, उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर देखो चुंबकीय क्षेत्र रहा ये, DL लंबाई भी रही ये, तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है एग्जैक्टली वहीं पर DL लंबाई है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बढ़ रहा है, सामान्य सी बात है यार, जिधर दोनों की दिशा अगर समान है तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 0। मान लीजिए ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ये अपनी DL लंबाई है, तो कोण कितना बन रहा है, 0, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर स्थित है और एक ही दिशा है दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, थीटा बराबर 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर मैं DL को कॉस थीटा को ना लिखूँ तो ही बढ़िया है, ओनली DL लिख देना है मेरे को, क्या DL, इसी का मेरे को समाकलन करना है। बराबर क्या है, म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई। सिग्मा आई यानी उस बंद परपथ के अंदर कितनी विद्युत धाराएं जा रही हैं टोटल, मुझे बताओ। इस बंद परपथ के अंदर एक ही तार है और इस एक ही तार के अंदर ओनली एक ही विद्युत धारा जा रही है, जिसका मान लिया है हमने आई। तो यहाँ पर सिग्मा आई की जगह पर मैंने लिख दिया आई। ओके, DL क्या है, छोटी सी लंबाई, समाकलन करने पर पूरी लंबाई निकल आती है। अब ये वृत्त है और वृत्त की जो पूरी लंबाई होती है उसे वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि, आप सभी को पता होगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, वृत्त की परिधि 2πr। तो B इंटू DL बाहर आया, समाकलन हुआ तो इसका क्या आया, अपना 2πr बराबर क्या है, म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था अपने को, तो म्यू नॉट इंटू आई इधर रहा, 2πr का पक्षांतर कर दिया तो 2πr बटे में पहुँच गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है अभी, ये इसका मान है। तो जब भी आपसे पूछे इस तरीके का कोई क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से डायग्राम वगैरह बनाना है, थोड़ी सी लैंग्वेज और लिखनी होगी जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगी। और नोट्स जस्ट आपको टेलीग्राम पर क्लिक करना है, टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको नोट्स ही डले मिलेंगे। ठीक है, आपको लिखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरलता से उपलब्ध करा दिया। क्योंकि अब लैंग्वेज में समझाने वाला कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है, आपकी आम भाषा होती है। जो नियम होते हैं उनके अंदर लैंग्वेज का यूज होता है। जैसे कि एम्पियर का नियम है, तो एम्पियर का नियम एक तरीके से तथाकथित नियम है। तो उस नियम को बता देते हैं कि निर्वात या वायु में किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र कार्य का समाकलन बंद वक्र से गुजरने वाली धाराओं के बीच गणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। इसके अलावा और तो जो भाषा है उसको आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, इतने तो सक्षम होंगे। और भाषा बस बोर्ड तक सीमित है, इसके बाद नीट करना है, उसके बाद कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ टिक करना है।
वहाँ पर सबसे ज़्यादा पता चलता है। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज का क्या है, आती जाती रहती है, वो तो टेम्परेरी चीज़ है। अब पहला अनुप्रयोग हो गया, जैसे हमने एक तार लिया, उससे r दूरी पर बिंदु P स्थित था, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की। अब हमें क्या करना है, एक बेलन लेना है। क्या लेना है, एक बेलन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस बेलन से बहुत सारी विद्युत धाराएं निकल रही हैं। अब उस बेलन से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, उसके ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले बेलन ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा ड्रॉ करने में। हरे राम। चलो, ये जो है हमने एक बेलन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस बेलन के अंदर से बहुत सारी विद्युत धाराएं जा रही हैं, इस तरीके से बहुत सारी विद्युत धाराएं जा रही हैं, इस तरीके से बहुत सारी विद्युत धारा इसके अंदर से निकल रही है। अगर मैं उसका टोटल करूं तो टोटल मान लीजिए आई विद्युत धारा इसके अंदर जा रही है और इसके अंदर से निकल रही है। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा बेलन है, इसको आप बेलन मान लीजिए, इसके अंदर बहुत सारे तार डले हुए हैं, उनमें से आई विद्युत धारा जा रही है। मतलब टोटल उनका निकाला जाए तो बीजगणितीय योग सिग्मा आई, टोटल उसके अंदर कितनी विद्युत धारा जा रही है, आई विद्युत धारा जा रही है, ये मान के हम चलते हैं। ओके, आई विद्युत धारा जा रही है। अब इसके केंद्र से, इसका जो केंद्र है, इससे इस तरीके से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। सबसे पहली देखो, ये तो एक बंद परिपथ हो गया है ना, हम सभी जानते हैं ये एक बंद परिपथ है। ये बिंदु P तो खुले में है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, एक बंद परिपथ में बंद करना होगा। क्यों, क्योंकि एम्पियर का नियम भाई साहब हम तो तभी लगेंगे जब बंद परिपथ होगा, वरना हम न लगने वाले। और मैं बार बार आपको एम्पियर के नियम को बता देता हूँ कि निर्वात या वायु में किसी बंद पथ पर ही अप्लाई होता है, ठीक है, बंद पथ पर। तो ये बंद पथ भी हमने क्रिएट कर लिया, और ये मान लीजिए इसका केंद्र मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए r नहीं है, r डैश है। अभी आपको पता चल जाएगा r डैश मैंने क्यों लिया है। इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सरल सी चीज़ है। दोबारा से हम उसी फंडे को अप्लाई करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र B है, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो अपने अंगूठे को लो, उस दिशा में कर दो जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उंगलियों को लो, उस दिशा में कर दो जिधर बिंदु P स्थित है। हथेली आपको बता देगी चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तो हथेली आपको कह रही है आगे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जैसे पहले था। और यही DL लंबाई हमने ले ली, तो फिर से DL और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, कोण कितना बन रहा है, थीटा बराबर कितना बन रहा है, 0, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर स्थित है। अब हमें मान निकालना है, तो मान निकालने का सिंपल सा सूत्र है, ठीक है, सिंपल सा सूत्र है कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बराबर होता है म्यू नॉट गुने सिग्मा आई के, बीजगणितीय योग के विद्युत धारा के, ठीक है। BDL को मैं लिख सकता हूँ BDL cos थीटा म्यू नॉट इंटू, इसके अंदर से टोटल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, BDL cos थीटा, थीटा कितना है 0, और cos 0 कितना होता है, अपने पास 1 होता है cos 0 की वैल्यू, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बचा क्या इसके अंदर, BDL बराबर म्यू नॉट इंटू आई, बी बाहर निकल गया। DL क्या होता है, DL होती है अपनी छोटी सी लंबाई, समाकलन कर दो तो पूरी लंबाई निकल आएगी, और पूरी लंबाई वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू आई। 2πr नहीं होगी, 2πr डैश होगी। इस बार हमने r की जगह पर क्या लिया है, r डैश लिया है, r की जगह पर क्या लिया है हमने, r डैश लिया है। तो b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट इंटू आई बटा 2πr डैश। तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आया है। अब पिछली बार जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारा निकल के आया था, वो हमारा क्या था, वो था ये B बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंटू बटा 2πr। अब समझने की बात क्या है यहाँ पर, देखो म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले बता दिया था, पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो पता होगा। आई विद्युत धारा, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, विद्युत धारा का मान डिपेंड करता है कितना होगा कितना नहीं। 2 और पाई की वैल्यू, 2 तो कांस्टेंट नंबर है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो ये भी अपना एक कांस्टेंट हो गया। बचा आर को हम बोलते हैं त्रिज्या, तो ये भी चेंज हो सकती है, यानी यहाँ पर आई चेंज हो सकती है
और आर चेंज हो सकती है। बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट है, उनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसी हैं वैसी रहेंगी। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू निकल के आया है म्यू नॉट आई बटा 2πr। तो देखो यहाँ पर क्या निकल के आया है, म्यू नॉट आई बटा 2πr। अब यहाँ पर देखो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू म्यू नॉट आई यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा इससे भी कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, तो आई की जगह पर आई रहा बटे 2π। यहाँ पर आर है, 2π तो कांस्टेंट था, अब आर आ गया। आर कितना होगा, देखो यहाँ पर आर नहीं लिया हमने, आर डैश लिया है, तो आर डैश, तो ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी मेरे को एक सूत्र याद है तो इसको डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। म्यू नॉट आई बटा 2πr डैश, म्यू नॉट आई बटा 2πr डैश, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस आई की जगह पर आई ही रहा क्योंकि आई विद्युत द्वारा प्रवाहित हो रही है। आर की जगह पर यहाँ पर हमने आर डैश लिया था तो आर डैश आ गया, बस आर यानी त्रिज्या की जगह पर क्या आ गया, आर डैश आ गया, यानी लंबाई की जगह पर क्या आ गया, आर डैश आ गया। सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी होती हैं, देखो अब मैं थोड़ा सीक्वेंस समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। पहले मैंने आपको क्या बताया, एम्पियर का नियम, फिर एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग कितने बताए थे, 2। अब 2 अनुप्रयोग में एक अनुप्रयोग तो एक ही था, दूसरे अनुप्रयोग के 3 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। देखो एम्पियर का नियम बताया था सबसे पहले मैंने आपको, एम्पियर का नियम क्या होता है। ठीक है, एम्पियर के नियम के 2 अनुप्रयोग, फर्स्ट अनुप्रयोग और सेकंड अनुप्रयोग। फर्स्ट अनुप्रयोग में क्या लिया था हमने, एक अनंत लंबाई वाला तार लिया था, उसके काट चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को निकाला था। ठीक है, अनंत लंबाई नहीं है या कुछ लंबाई भी है, उसकी लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाली थी। जो सेकंड है इसके 3 फैक्टर हैं, यह भी हमने बेलन वाला पढ़ा, इसके 3 फैक्टर हैं कि आर दूरी कहाँ पर होगी। ठीक है, ये हो सकता है बिंदु पी इससे आर डैश दूरी पर हो, आर डैश दूरी पर हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बिंदु P है ये यहाँ पर स्थित हो, यानी ये जो बेलन है इसकी सतह पर स्थित हो, और बेलन की त्रिज्या मान लीजिए R है, तो ये केंद्र से मान लीजिए R दूरी पर स्थित हो, R डैश दूरी पर स्थित ना हो, R दूरी पर स्थित हो। ठीक है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बिंदु P सतह पर ना होकर इसके अंदर कहीं पर इस जगह पर स्थित हो, अंदर कहीं पर इस जगह पर स्थित हो, तो स्मॉल आर दूरी पर स्थित हो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है, तो इस दूरी पर स्थित हो, यानी जरूरी थोड़ी है कि वो यहाँ से यहाँ दूरी पर स्थित हो, यहाँ से सतह पर भी स्थित हो सकता है बिंदु पी और यहाँ पर भी स्थित हो सकता है। तो मैंने अब देखो अगर आर डैश दूरी पर स्थित है, बेलन से बाहर स्थित है, तो उसके लिए सूत्र निकाल के बता दिया ये। अब सतह पर होगा तो कितना होगा ये हमें और निकालना है। ठीक है, तो सतह पर कितना होगा, देखो सिंपल सा फंडा है, म्यू नॉट आई बटा 2πr, एक इसका सूत्र होता है अपना चुंबकीय क्षेत्र का, यही होता है। म्यू नॉट अपना कांस्टेंट, 2π अपना कांस्टेंट, परिवर्तनशील क्या है, आई एंड आर। अब देखो मस्त चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट 2π कॉन्स्टेंट, आई क्या है अपनी विद्युत धारा, तो हम निकालने हैं कहाँ पर, इस सतह पर। देखो इस सतह पर निकालने हैं, तो इस सतह पर मैंने इस तरीके से एक बंद परपथ ड्रॉ कर लिया कि नहीं, क्योंकि बंद परपथ के ऊपर ही एम्पियर का नियम अप्लाई होता है। तो अब इसके अंदर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये बेलन के बराबर है, तो जितनी बेलन के अंदर प्रवाहित हो रही है उतनी कितनी प्रवाहित हो रही है, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पूरे बेलन से। तो पूरे बेलन से अगर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस एरिया से भी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आई विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर आई की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, आई, आर क्या है अपनी त्रिज्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लीजिए मैंने आर मानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लीजिए इसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मैंने आर मानी है, तो यहाँ पर मैं आर की जगह पर क्या लिखूँगा, आर। तो जो सूत्र उसके लिए निकल के आया था डिक्टो यही सूत्र दोनों के लिए सेम है। ठीक है, आर क्या है, दूरी है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना है आपको, जितना हो सका है फोकस के साथ समझने की कोशिश करना है। एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ, आपको पता होगा अगर आप शुरू से दिख रहे हो तो। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत लास्ट तक समझ में आ जाएगा, सब कुछ फंडा क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा केस है, ये थोड़ा सा जटिल केस है, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, डेफिनेटली मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर।
ये बेलन है, इस बेलन के अंदर से बहुत सारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बहुत सारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी मानी थी मैंने, अभी यार ही मानी थी, देख लो, अभी यार ही मानी थी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, और इसके अंदर से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो है आई। टोटल विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है आई है। अब इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र को अगर आपको निकालना है तो बंद परपथ ड्रॉ करो। तो लो, मैंने बंद सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ये इस तरीके से मैंने बंद सर्किट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बंद सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब पूरे बेलन के अंदर से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये तो उसके अंदर है ना, तो इसमें तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। साधारण एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ समझने का, वैसे छोटी सी चीज़ आप समझ गए होंगे। ये एक पेन है, इसके अंदर बहुत सारी स्याही भरी जा सकती है, बहुत ज़्यादा इंक भरी जा सकती है, लेकिन इसके अंदर मान लीजिए एक रिफिल डली हुई है, एक इसके अंदर रिफिल डली हुई है। जैसे मैं इसको बताता हूँ आपको, अब ये जो पेन है इसके अंदर बहुत सारी स्याही भरी जा सकती है, और ये जो है इसकी रीफिल है। क्या है, इसकी रीफिल है। तो इसके अंदर कम स्याही भरी जा सकती है ना, कम स्याही भरी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये इस पेन के अंदर रहती है। अब 2 लीटर की बोतल, 2 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन उसके अंदर एक और बोतल रखी हुई है, तो जब वो उसके अंदर है इसका मतलब ये है कि उसमें कम ही पानी आएगा। तो इस बेलन के अंदर से मान लीजिए आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये तो बहुत छोटा है इसके अंदर, इसमें से तो कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना। तो इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित कितनी होगी उसकी वैल्यू तो पहले हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी है, और देखो विद्युत धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित, बिंदु पी इधर स्थित है, तो हथेली आगे की तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र दोबारा आगे की तरफ। डीएल लंबाई हमने दोबारा ले ली, तो दोबारा थीटा बराबर कितना बनेगा, 0। यानी जितने भी अनुप्रयोग हुए हैं अभी तक उनमें थीटा कितना है, 0 है। तो थीटा को लेकर कोई चिंता मत करना, याद रख लेना 0 है, बस 0 ठोक दो। अब हमें मेन मुद्दा क्या है, हमें यहाँ से निकलने वाली विद्युत धारा कितनी है उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें से आई विद्युत धारा निकल रही है, तो इसमें से कितनी निकलेगी। देखो, हमें एकांक निकालेंगे हम, कैसे समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। मेरे पास 10 आम है, ठीक है, 10 आम 5 रुपए के आए हैं मेरे पास। ठीक है, इतने सस्ते तो नहीं मिलते, लेकिन मान लीजिए 5 रुपए के मेरे पास 10 आम आए हैं, तो एक आम कितने का आएगा। और अगर आपसे ये नहीं हुआ ना, तो चुल्लू पर पानी भी आपके डूब मरने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 रुपए के 10 आम हैं, तो 1 रुपए का कितना आएगा। 10 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 दूनी 10, तो 1 रुपए के 2 आम आ रहे हैं। 5 रुपए के 10 हैं, तो 1 रुपए के 2 आम आ रहे हैं। कैसे किया, आम को डिवाइड कर दिया रुपयों से। अब इसी फंडे को आपको यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाओगे, देखो, इसका क्षेत्रफल कितना है ये। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, याद कर लेना, नहीं है याद तो चुल्लू पर पानी में डूब के भी मर सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है, कैपिटल आर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर के अंदर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई विद्युत धारा। पाई आर स्क्वायर के अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो एकांक भाग के अंदर कितनी प्रवाहित होगी। एकांक मतलब होता है एक के अंदर कितनी प्रवाहित होगी। तो आई को डिवाइड कर दो पाई आर स्क्वायर से। क्यों, देखो भैया, 5 रुपए के 10 आम आ रहे हैं, तो 1 रुपए की कीमत निकालने के लिए 10 को आपने 5 से डिवाइड कर दिया। तो पाई आर स्क्वायर के अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो एकांक के अंदर ज्ञात करने के लिए आई को डिवाइड कर दो पाई आर स्क्वायर से। वीडियो को पॉज करो और थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो, तभी समझ में आएगा। तो आई बटा पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया अपना। ओके, क्लियर, ओके। हमें ये नहीं निकालना कि इसके एकांक भाग से कितनी विद्युत धारा जा रही है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसके अंदर से कितनी विद्युत धारा जा रही है, वो भी निकल आएगी। देखो, हमने ये निकाल लिया कि 1 रुपए के 2 आम है, 1 रुपए के 2 आम है, तो 3 रुपए के कितने होंगे, 3 का गुणा कर दो 2 में, तो 3 दूनी 6 आम।
तो 1 रुपए के 2 आम हैं तो 3 रुपए के कितने होंगे 6 आम। कैसे निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया। तो सुनो, एकांक भाग में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई बटा पार स्क्वायर, आई बटा पार स्क्वायर। एक में कितनी प्रवाहित हो रही है, आई बटा पाई आर स्क्वायर, इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, अब इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर है, देख लो स्मॉल आर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो एक के अंदर आई बटा पाई आर स्क्वायर प्रवाहित हो रही है, तो पाई आर स्क्वायर के अंदर कितनी प्रवाहित होगी, मल्टीप्लाई कर दो। देखो हमने क्या किया, हमारे पास पता था इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें पता था इसके अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो पुराना फंडा है कि 5 रुपए के 10 आम है, तो 1 को निकालने के लिए 10 को 5 से डिवाइड कर दो। तो पाई आर स्क्वायर के अंदर अगर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो 1 की निकालने के लिए आई को डिवाइड कर दो पाई आर स्क्वायर से। अब 1 रुपए के 2 आम आ रहे हैं, इधर देखो 1 रुपए के 2 आम आ रहे हैं, तो 3 रुपए के कितने आएंगे, 3 गुणे 2 6 आम। तो 1 रुपए का आई बटा पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था वैसे ही यहाँ पर कर दिया, सिंपल सा फंडा है। ओके, आगे देखो, तो इसके अंदर से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, उसकी वैल्यू, सॉरी, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है सिग्मा आई, उसकी वैल्यू हमारे पास निकल गई कितनी है, आई बटा पाई आर स्क्वायर गुणित पाई आर स्क्वायर। अरे सर पाई और पाई से पाई को काट दो, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, आई गुणित आर स्क्वायर बटे में क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर। आई की वैल्यू निकल आई। अब एम्पियर का पर्पतीय नियम मैंने आपको क्या बताया था, एम्पियर का पर्पतीय नियम क्या है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बराबर होता है उस पृष्ठ के अंदर बहने वाली कुल धाराओं के म्यू नॉट गुना। ठीक है, ओके, ये हो गया एम्पियर का पर्पतीय नियम। बी डी एल को लिख दो, बी डी एल कॉस थीटा करना है समाकलन, बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। आई की वैल्यू कितनी निकल के आई है, आई के स्मॉल आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, आई स्मॉल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, छोटा आर का वर्ग बटा बड़े आर का वर्ग। बी बाहर आ गया, कॉस टीटा, टीटा तो अपने को पता है 0 ही है, तो कॉस 0 की वैल्यू तो अपनी 1 ही हो गई। बचे में क्या बचा, क्या डी एल, डी एल क्या है, छोटी सी लंबाई, डी एल क्या है, इसकी छोटी सी लंबाई है। अब इसकी पूरी लंबाई निकालोगे तो सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पर, स्मॉल वाला है, आर क्या है, स्मॉल वाला है, त्रिज्या को लेते हैं, आप सभी को पता होगा यार वृत्त के छोटे मोटे सूत्र। तो डी एल का क्या हो गया समाकलन करने पर, 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट गुणित आई स्मॉल आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी बराबर 2 गुणित, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, बी इंटू 2 गुणित पाई बराबर म्यू नॉट गुणित आई आर बटा आर स्क्वायर, आई आर बटा आर स्क्वायर है। 2 पाई का पश्चांतर कर दो तो क्या आ गया, म्यू नॉट बटा 2 पाई, 2 पाई बटे में पहुंच गया, मल्टीप्लाई में क्या है, आई आर बटा आर स्क्वायर। इसको सम अप करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, b इज इक्वल टू म्यू नॉट गुणित आई आर बटा 2 पाई बटा आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू। तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हमने कौन कौन सी कंडीशन में निकाली, पहले तो मैं सम अप करके लिख देता हूँ सभी का सम अप, है ना, की पॉइंट या निचोड़ भी बोल सकते हैं इसको। देखो क्या होगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर के नियम के अंदर 2 अनुप्रयोगों को पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड के 3 पोर्शन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, पहला दूसरा, दूसरे के 3 पोर्शन। एम्पियर का नियम पढ़ा था तो क्या आया, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन ये बराबर होता है म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई के। ठीक है, इसको दर्शाते हैं, ये गोला क्यों लगा देते हैं समाकलन में, यानी ये बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई है। पहला केस जब अनंत लंबाई का तार हो, अनंत लंबाई का तार हो, तब अपना क्या निकल के आया था, तब अपना निकल के आया था b इज इक्वल टू म्यू नॉट गुणित
म्यू नॉट गुणित आई बटा 2πr। ठीक है, यहाँ पर भी निकल के आया था म्यू नॉट गुणित आई बटा 2πr। यहाँ पर निकल के आया था म्यू नॉट गुणित आई बटा 2πr डैश। यहाँ पर निकल के आया है क्या, म्यू नॉट गुणित आई आर बटा 2πr स्क्वायर। तो इसी तरीके के शॉर्ट नोट्स होते हैं। मैं आपको बोलता हूँ ना, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में और कुछ नहीं होता, यही होता है। सब चीज़ को शॉर्ट करके लिख दीजिए। अब जो भी मैंने पूरा पढ़ाया है, पूरा एक पन्ना नहीं लगा, पूरा एक पेज नहीं लगा। आप कॉपी में थोड़ा सा लिख के इस तरीके से चार्ट बना सकते हो, पूरे चैप्टर का चार्ट बना सकते हो आप। एक बड़ा सा ऐसे अखबार जैसा पेज आता है, बड़ा सा पेज ले लिया, या इस तरीके से आपको काम करना है। जैसे अभी मेरे पास एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी इस तरीके से आपको अपनी कॉपी को खोलना है, और कॉपी को खोलने के बाद उसके जो बीच के 2 पेज होते हैं जहाँ पर आपकी पेंसिल लगी होती है, वहाँ से दोनों पेज को उखाड़ लेना है। तो वो बड़ा सा पेज होता है, उस बड़े पेज पर पूरे चैप्टर को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। रिसेंटली टेलीग्राम पर एक लड़का बोल रहा था कि सर नोट्स नहीं मिल रहे, मतलब किसी और सब्जेक्ट के नोट्स मांग रहा था, बोल रहा था 100 रुपये भी दे दिए। भाई 100 रुपये मांगे किससे थे उसने? मैं पहले ही मना करता हूँ। इस चक्कर में मैं मेरे जो PDF होते हैं उनके ऊपर पासवर्ड तक नहीं लगाता हूँ मैं, कि पासवर्ड भी उन पर लगा हो। जब मैं किसी दूसरे के PDF आपको सेंड करता हूँ तो संभव है अगर उसने पासवर्ड लगाया हो तो उसके साथ पासवर्ड आता है, मैं उसको क्रैक नहीं करता, डायरेक्टली भेज देता हूँ। और ऑल यू नो दैट कि मैं यहाँ पर फिजिक्स को पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास फिजिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरे पास और भी बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं, या मेरे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ा हूँ जिनके ऊपर हिस्ट्री वगैरह बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है। अगर मेरे को नोट्स मिल जाते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अब वो नोट्स कैसे हैं, क्या है, ये डिसाइड करना तो आपका काम है। अब भैया यहाँ पर मेरे से कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है और उसको मैंने फिजिक्स के नोट्स दे दिए, 4 पन्ने में फिजिक्स के नोट्स वो कंप्लीट हो गए, उसमें और ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, थ्योरी व्योरी नहीं है। तो जो बच्चा अभी यहाँ पर पढ़ रहा है वो देख के बता तो सकता है कि ये नोट्स खराब है भैया, इनमें कुछ लिखा ही नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं आने वाला क्वेश्चन में। लेकिन आप इतना भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। मैं फिजिक्स वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ज़्यादातर हिस्ट्री वगैरह के नोट्स मांगते रहते हैं, है ना। अगर उनमें नोट्स में कोई भी गलती हो कहीं पर, तो उस एरर को आपको फाइंड करना है। भैया आप नोट्स से ही पढ़ रहे हो क्या, पूरा किताबी ज्ञान ले रहे होगा, टीचर की कोई अहमियत नहीं है, टीचर भी तो पढ़ाता है, मतलब उसका भी तो कोई वो होगा। आप कुछ पढ़ रहे हो मतलब उसके पीछे कोई तो वो होगा, कि आप मतलब नोट्स मांगे, रट्टा लगाया, चलो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए। अरे भैया क्वेश्चन नहीं फंसे उससे, आपने पढ़ा था, रट्टा लगाया था आपने। जब आप पढ़ोगे तो अपने नोट्स खुद तैयार करोगे। मैं नोट्स प्रोवाइड इसीलिए नहीं कराता हूँ, और मैं हर क्लास में कहता हूँ नोट्स इसीलिए नहीं है कि आप उनको याद करो, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंट करा लो उनको। वो नोट्स इसीलिए हैं, देखो नोट्स के 2 यूज़ हैं मैं प्रोवाइड कराता हूँ उनके। पहला कि आपका लगभग मान लीजिए आधा साल बर्बाद हो चुका है, बहुत कम समय आपके पास बचा है, उस समय वो स्थिति नहीं है कि आप अपने नोट्स खुद के तैयार कर सको। तो टीचर ने जो पढ़ाया है उसमें टीचर के जो नोट्स हैं, टीचर ने जिस लैंग्वेज में आपको बताया है उससे आप तैयार कर सकते हो, खुद की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फुल टाइम है, आपके पास फुल टाइम है, आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, आपके पास टाइम भी है कि आप नोट्स बना सको आपके अच्छी तरीके से, तो उस स्थिति के अंदर आप नोट्स बनाओगे। लेकिन नोट्स बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, लैंग्वेज की। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था एम्पियर का नियम क्या होता है, ये होता है एम्पियर का नियम। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखी थी निर्वात या वायु में। अब आपका बोर्ड का एग्जाम देना है आपको, तो बोर्ड में तो आपको इसी तरीके से लैंग्वेज लिखनी होती है ना, लैंग्वेज लिखनी होती है। तो लैंग्वेज लिखना कहाँ से सीखें, लैंग्वेज लगाने का अनुमान कहाँ से लगाएं, इसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कराने वाला फैक्टर क्या था, निर्वात या वायु में किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको लैंग्वेज नहीं बताई, मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको लैंग्वेज नहीं बताई, मैंने डायरेक्ट करा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लैंग्वेज में आपको लिखना भी होता तो क्या, कि माना एक तार है जिसकी अनंत लंबाई है, उसे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, इसको तो आप खुद भी लिख सकते हो और नोट्स में लिखा मिल जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन वाला क्या है, फालतू में टाइम ज़्यादा होता है और कॉन्सेप्ट से ध्यान भी आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि अगर आपने एक बार मान लीजिए बोर्ड को क्रैक कर लिया, आपका बोर्ड क्रैक हो गया और 99% से क्लियर किया है, क्योंकि आपको थ्योरी अच्छी तरीके से रटी हुई थी, आगे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है उसमें लिखने वाला कुछ है ही नहीं, कुछ आपको लिखना ही नहीं है, बस आपको टिक करना है। कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल हिले हुए हैं, जैसे हड्डियों का ढांचा रखा हुआ है, थोड़ा सा टच किया उसको पूरा सा फैल जाएगा। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट हिले रखे हैं, बुरी तरीके से कप रहे हैं।
ऐसे में आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं। तो पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। और भी आपके टीचर हैं जिनसे भी आप पढ़ते हो, मेरे को सपोर्ट के लिए देखते हो, तो और भी आपके जितने भी टीचर हैं जिनसे आप पढ़ते हो वो भी यही बात कहते हैं। और वो यह बात कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, वो आपसे बड़े एग्ज़ाम को शायद क्रैक करके आए हो, आपसे ज़्यादा डिग्री उन्होंने की हो, आपसे ज़्यादा उनके पास अनुभव हो, तो वो अपने अनुभव के आधार पर ही तो कह रहे हैं कुछ। बाद में पता लगता है कि सर ने कहा था ठीक है, नोट्स बना लेता, काम में आते, लैंग्वेज सब दी ही देती, यह इस चैनल पर तो कोई दिक्कत भी नहीं थी, फीस की भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ फ्री में मिल गया। हमने आलस में टाल दिया कि हो जाएगा, अब पछता है हो तका जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, चलिए मैं होल रिवीजन करा देता हूँ एक बार ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं शॉर्ट नोट्स के तरीके से बनवाने को बोल रहे थे, तो मैं उसी तरीके से रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करते हूँ एम्पियर के लॉ की। एम्पियर का लॉ कहाँ पर अप्लाई होता है? निर्वात या वायु के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप किसी तार को लोगे और पानी के अंदर ले गए जहाँ पर माध्यम अलग होता है, ना निर्वात होता है ना वायु होती है। ठीक है, पानी के अंदर ले गए इस माध्यम के अंदर, वहाँ पर करंट प्रवाहित किया तो क्या होगा? आपको झटका लगेगा। एम्पियर का नियम अप्लाई तो हुआ नहीं, आपका सत्यानाश हो गया। तो जो अप्लाई है, आप नियम का कभी प्रयोग करते हो, अनुप्रयोग करते हो तो कहाँ पर करते हो? नॉर्मल लाइफ में करते हो, जहाँ पर माध्यम क्या होता है? चारों तरफ वायु होती है, तो ये माध्यम होते हैं। आप अंतरिक्ष में चले जाओगे तो वहाँ पर दूसरा माध्यम है, वहाँ पर वायु नहीं है, निर्वात है वो। ठीक है, तो एम्पियर का नियम निर्वात या वायु के अंदर अप्लाई होता है। पानी वानी के अंदर अगर आप अप्लाई करोगे तार वगैरह डाल के कि एम्पियर का नियम लग जाए, तो शायद वो ना लगे। फिर ये कहाँ पर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है बंद पथ के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है? बंद पथ के लिए। शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूँ लोग यहाँ पर। तो एम्पियर का नियम कहाँ पर अप्लाई होता है? निर्वात के लिए या वायु के लिए। और दूसरी बात कहाँ पर अप्लाई होता है? बंद पथ के लिए। बंद पथ के लिए अप्लाई होता है। आप खुद लिखो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट लिया, छाप ले। कोई नहीं छापता स्क्रीनशॉट लेने के बाद। लिखो बोर्ड के साथ साथ, जब मैं अभी लिख रहा हूँ तो उसके साथ लिखो कॉपी में। तो निर्वात या वायु में अप्लाई होता है, बंद पथ में अप्लाई होता है, और बंद पथ अप्लाई होता है। और कहता क्या है? ये कहता है ये कि रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये क्या है आपका? रेखा समाकलन। रेखा समाकलन किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट गुणित सिग्मा आई। ये क्या है? बंद पृष्ठ के अंदर कुल धारा, बंद पृष्ठ की धारा। शॉर्ट में लिख दो सब कुछ, बंद पृष्ठ की धारा। अब इसके अनुप्रयोग लिख देते हैं। दो अनुप्रयोग थे। क्या है अनुप्रयोग? इस तरीके से लिख देना है। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। अनुप्रयोग 1, अनुप्रयोग 2। अनुप्रयोग 1 का टॉपिक क्या था? 3 कलर की पेंसिल लिया करो, जनरली मैंने आपको बताया है। अनुप्रयोग 1 में क्या था? अनंत लंबाई वाले तार से, अनंत लंबाई वाले तार से, बस इतना लिख दिया, काफ़ी है। यहाँ पर एक तार बना दो इस तरीके से, आर दूरी पर बिंदु पी, इस तरीके से छोटा सा मैप बना दो, और यहाँ पर बेलन के कारण। उसके बाद 3 अनुप्रयोग इस तरीके से हुए थे। अब तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब आप नोट्स बनाए तो लिख देना। पहले के अंदर हमने क्या किया था? पहले के अंदर हमने एक, शुरू में जाते हैं भाई मेरे, ये अपना एक तार है जिसकी लंबाई है, कुछ भी लंबाई है, मान लो लंबाई से अपने को कोई मायने नहीं है। इसके अंदर विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की सबसे पहले दिशा निकालनी थी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए जिधर विद्युत धारा है उधर अंगूठा को कीजिए, जिधर बिंदु पी स्थित है उधर उंगलियों को कीजिए, और जो हथेली है वो आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र आगे की तरफ है। फिर हमने एक बंद पर ड्रॉ कर लिया जिसकी लंबाई डी एल थी। देखा तो चुंबकीय क्षेत्र भी इधर की तरफ था, और जो सर्किट था वो भी ऐसे बना था। तो डी एल लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो था 0 डिग्री। और जब भी हम निकालते हैं सूत्र लगाकर, तो वहाँ पर हमें एंगल की जरूरत पड़ती है। जैसे सूत्र होता है बी डी एल बराबर म्यू नोट के सिग्मा आई, ये सूत्र होता है एम्पियर के नियम का। ठीक है, तो बी बाहर आ गया, डी एल अंदर रह गया। कॉस थीटा का क्या हुआ? थीटा अपना 0 था, और कॉस 0 क्या हो गया? 1 हो गया, बराबर म्यू नोट गुणित सिग्मा आई। सिग्मा आई क्या होता है? उस परपथ के अंदर टोटल जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हाई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सिंपल सी बात है। डीएल क्या होता है? छोटी सी लंबाई। समाकलन करना यानी बात का पतंगड़ बनाना, छोटी को बड़ा बना देना। ठीक है, तो छोटी सी लंबाई डीएल है इसकी। क्या है? छोटी सी लंबाई डीएल है। मान लीजिए यहाँ पर भी हमने छोटी सी लंबाई डीएल ले ली, पूरी को खोल दो तो पूरा क्या होता है? ये वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। याद कर लेना, बेलन का भी याद कर लेना, और भी बहुत सारी चीज़ों का क्षेत्रफल वगैरह आप याद कर लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं आपने पढ़े होंगे, 10th की चीज़ें, बहुत बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, तो जब डीएल की जगह पर हमने लिख दिया 2 पाई आर। ठीक है, आर क्या थी? आर दूरी पर ही हमने लिया था। 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई का पश्चांतर कर दिया तो बी की वैल्यू निकल आई। और ये किसके द्वारा निकली है? एम्पियर के नियम के द्वारा। वाह 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 वाह, एम्पियर का नियम काम कर गया।
ठीक है, आगे के टॉपिक है उनको भी पढ़ेंगे। फिलहाल क्या हुआ था, फिलहाल सिंपल सी बात है, इसको डेरिवेट नहीं करवाऊंगा मैं, डेरिवेट नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा बैक, अबे यार बेलन कहाँ पे गया अपना, इतनी मिन्नतों से ड्रॉ किया था यार, भाग गया क्या यार, बहुत मेहनत लगी थी इसको ड्रॉ करने में। ये रहा, स्लाइड भी गड़बड़ा जाती है। तो ये बेलन है, इससे बिंदु P दूरी पर, मतलब R डैश दूरी पर बिंदु P स्थित है। और विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, ओनली I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सिंपल सी बात है, सूत्र क्या निकल आया था पिछली बार, म्यू नॉट गुणित I बटा 2πr। तो यहाँ पर भी यही आएगा, म्यू नॉट गुणित I बटा 2πr डैश। म्यू नॉट और 2π तो प्रत्येक क्वेश्चन में आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बटा I बटा आर डैश। आई बटा आर डैश क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पर भी आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर त्रिज्या आर थी, यहाँ पर हमने त्रिज्या ली है आर डैश, क्या है आर डैश। तो इसके लिए सूत्र ये आ गया। अच्छा, जब ये छोटी सी लंबाई हो, आर दूरी पर स्थित हो, तो सिंपल सी बात है, आर डैश की जगह आर रख देना, और आई की जगह कितना, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन समस्या कहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है जब उसके अंदर निकाला जाता है, जब उसके अंदर निकाला जाता है, क्योंकि अंदर आई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, पर अंदर कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसको कैसे निकाला, देखो एक बार समझने की कोशिश करो, हालांकि आपकी समझ में आ गया है, फिर भी समझने की कोशिश करो। आखिर टीचर ही आपको इतना याद करा देता है, बाद में पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा, फिर बहाना कि मतलब ये नहीं वो नहीं। रही बात टेस्ट की, तो मैं देखता हूँ संडे के दिन आपको टेस्ट भी दे दूँगा, ठीक है, DPP वगैरह दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ फ्री है मेरे भाई, एंजॉय करो। ये वेलन है अपना, और वेलन के अंदर हमें निकालना था इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर थी, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी। हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, 5 रुपये के 10 आम है, तो 1 रुपये के कितने होंगे, 2। कैसे, 10 को 5 से डिवाइड कर दो, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा को डिवाइड कर दो पाई कैपिटल आर स्क्वायर से। जब एक आम 2 रुपये का, मतलब 1 रुपये के 2 आम आ रहे हैं, तो 3 रुपये के कितने आएंगे, 3 दूनी 2, गुणा कर दो। तो जब 1 से आई बटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितनी प्रवाहित होगी, मल्टीप्लाई कर दो। वही मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है, मल्टीप्लाई किया तो पाई से पाई कैंसिल, और ये आई गुणित आर स्क्वायर, आई गुणित आर स्क्वायर बटे में क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, पाई वो तो कैंसिल ही हो गया, तो सी सिग्मा आई बराबर निकल के आ गया। इसके अंदर से जो टोटल विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो निकल के आ गई। और तो भैया इसका समाकलन करते हैं तो वो 2π आर ही आता है। अब यहाँ पर स्मॉल आर से ये स्मॉल आर का वर्ग कैंसिल, क्योंकि आर के वर्ग का मतलब होता है इसका 2 बार मल्टीप्लाई, तो आर कैंसिल, तो बचा क्या, आर। उसके बाद तो क्या है, 2π का पश्चांतर कर दिया तो बटे में पहुँच गया म्यू नॉट के, म्यू नॉट को आई आर बटा 2π कैपिटल आर स्क्वायर, ये जो है इसकी वैल्यू निकल के आ गई। आई होप आपको टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। हमेशा की तरह हम एक ही चीज़ दोबारा बोलेंगे, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद। चलिए आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टेस्ट भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।